हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार है। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपके परिवार को उत्कर्ष परिवार की ओर से दीपों के इस पावन पर्व की दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में यूं ही दीप जलते रहें और आप ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक आपका पहुंचने का लक्ष्य है। उत्कर्ष परिवार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दम हर पल आपके साथ है। तो एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में दीपावली के पावन पर्व पर भी आपके लिए क्लासेज उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे ओवरऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 4 फरवरी को प्रस्तावित है आपकी कृषि पर्यवेक्षक की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में कुछ विशिष्ट क्वेश्चनों पर आपकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंचाई महत्वपूर्ण चरण CRI या और टिलरिंग और बूटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज इज CRI, टिलरिंग एंड बूटिंग। तो यहाँ पर बताना, देखिएगा एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है CRI। तो CRI आते ही आपका राइट आंसर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि वीट में जब हम बात करते हैं तो वीट में होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, वीट में क्या होती है आपके क्राउन रूट इनिशिएशन होती है 21 डेज, या आप कह सकते हैं कि 20 to 25 डेज। एग्जैक्टली फिगर में पूछे तो 21 डेज है। इसके बारे में किसने बताया, तो आपके देखिएगा BL भारद्वाज साहब ने बताया था, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या है, ये अनिवार्य है इरिगेशन के लिए, चाहे आपके पास एक पानी हो। अगर एक है तो CRI पर देंगे, और अगर 2 इरिगेशन है तो एक तो आप CRI पर देंगे, दूसरी आप ब्लूमिंग स्टेज पर देंगे, या यूँ कह सकते हैं कि आप किस पर देखें, फ्लावरिंग पर देंगे। और अगर आपके पास 3 पानी है तो आपके CRI पर देंगे, यानी कि 1 नंबर, CRI के बाद 3 नंबर यानी कि जॉइंटिंग स्टेज पर देंगे। और जॉइंटिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो जॉइंटिंग के बाद नंबर 5 स्टेज यानी कि मिल्किंग स्टेज पर आप क्या करेंगे, देंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर वीट इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। सोयाबीन में CRI नहीं, ग्राम में नहीं, मसूर, ये दोनों के दोनों दलहनी फसलें बिफोर फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन के समय इसमें पुष्पन आपके इसको कह सकते फलियां बनते समय। तो यहाँ पर क्या है, ए इसका राइट आंसर है वीट। आपके गेहूं की जलमांग भी आप सभी को पता है कि गेहूं की जलमांग कितनी होती है, 450 से लेकर के 650 mm होती है। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन कंटेंट इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन क्या है। तो देखिएगा, कैन की अगर हम बात करें तो कैन अगर देखेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये कैसा फर्टिलाइजर है, तो ये अमोनिकल व नाइट्रेट धारी फर्टिलाइजर है। ये ध्यान रखना, कैसा है, नाइट्रेट धारी फर्टिलाइजर है, दोनों दिखेंगे। यहाँ देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो 12.5 प्लस 12.5 यानी कि टोटल 25% है आपके नाइट्रोजन की मात्रा। और कैसा है, उदासीन प्रवृत्ति का है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि इसे क्या कह देते हैं, किसान खाद कह देते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 12, 18, 30 और 25। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 25% होती है। ये ध्यान रखना, उदासीन प्रवृत्ति का उर्वरक है। नाइट्रोजन में 12.5% अमोनिकल फॉर्म में है और 12.5 नाइट्रेट फॉर्म में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी मध्यम से उच्च सिंचाई संवेदनशील फसल है, मध्यम से उच्च की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। गेहूं, चावल, आलू और सोयाबीन। तो चावल तो क्या है आपके, जिसको कह सकते हैं हाईली इरिगेटेड क्रॉप है। आलू भी आपके, सोयाबीन नहीं। तो ये कैसी है, गेहूं आपकी मीडियम से हाई की तरफ है, ये ध्यान रखना आपको। तो मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है, होडियम वल्गेर, ये ध्यान रखना आपका। वीट इसका राइट आंसर है। डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में आपके टेटिकम एस्टिवन, कॉमन ब्रेड, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट और स्पेरोकोकम इंडियन ड्वार्फ वीट आपके किस में आते हैं, हेक्साप्लॉइड में आते हैं। टेट्राप्लॉइड में अगर देखेंगे तो डाइगो आपके
टिटिकम डाइकोकम जिससे आप सूजी बनाते हैं, जिसका प्रयोग विशेषतया आपके साउथ इंडिया में किसके लिए किया जाता है, आपके उपमा बनाने के लिए। और टिटिकम ड्यूरम आपने देखा होगा, मैक्रोनी व्हीट और ड्यूरम व्हीट, वो कौन सा है, टेट्राप्लॉइड है, यानी कि 2n = 4x = आपके 7 चौक 28, यानी क्रोमोसोम नंबर उसका 28 है, ये ध्यान रखना आपको। मोनोकोकम में क्या आता है, आपके डिप्लॉइड आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पर आधारित तापमान वाली फसल है। जलवायु पर आधारित तापमान पर, जिसको कह सकते हैं तापमान को लेकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेचर क्रॉप बेस्ड ऑन क्लाइमेट। अरहर, मसूर, गेहूं, इनमें से कोई। ये दो तो आपके क्या दलहनी है, तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि गेहूं इसमें क्या है, अलग प्रकार का आंसर है। और इसकी प्रत्येक स्टेज पर आपके अलग अलग टेम्परेचर आपको दिखाई देंगे। देखिएगा गेहूं में आपको पता है अलग अलग टेम्परेचर 20 से 25 आपको दिखाई देता है। वेजिटेटिव ग्रोथ आपको दिखाई देती है। आपके जैसे दाना जो आपके इसका पकता है उस समय आपको जो है तापमान आपके अलग अलग दिखाई देता है। तो ये कैसी क्रॉप है, जलवायु आधारित। किस प्रकार की जलवायु है आपके यहाँ पर, तो देखिएगा शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, नम जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र क्षेत्र में वर्षा यानी कि रेनफॉल इन ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड एरियाज में रेनफॉल होगी। देखिएगा शुष्क क्षेत्रों में, अगर भाई हम शुष्क क्षेत्रों की बात कर ले तो आपको पता है कि भाई शुष्क क्षेत्रों में हम क्या मान सकते हैं, बरसात। तो शुष्क क्षेत्रों में हम मान सकते हैं कि बिलो 750 होगी। तो यहाँ शुष्क क्षेत्रों में अगर बरसात माने तो 500 mm से हम मान सकते हैं। 1000 से कम है और 1000 से ज़्यादा है और एक 500 से ज़्यादा। इनमें से ज़्यादा वाला आंसर तो देखिएगा 1000 mm से जहाँ आपकी बरसात ज़्यादा है उसे हम क्या कह देते हैं, आपके ह्यूमिड एरियाज, यानी ह्यूमिड आपके यहाँ पर क्षेत्र है। आर्द्र बरसात जिसको कह सकते हैं, अधिक बरसात आपके यहाँ पर होती है, ठीक है। लगभग रेनफेड फार्मिंग के आसपास की बरसात है यहाँ पर। देखिएगा बूंद सिंचाई की दक्षता क्या है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी क्या है, आपको पता है कि ड्रिप इरिगेशन में अगर एक तो देखेंगे आपके जल दबाव, ठीक है, एक तो जल दबाव को नोट कर लो कि जल दबाव कितना है। तो जल दबाव कितना, 1.5 to 2.5 kg वर्ग सेमी। जल दबाव के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके इसमें देखो जल बचत, ठीक है। अब जल बचत कितनी है, तो जल बचत अगर देखेंगे तो 50 to 70% आपको जल बचत दिखेगी। दूसरा देखो जल उपयोग दक्षता, आपको पता है कि जल उपयोग दक्षता किसी भी क्रॉप में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक, यानी कि मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी है, इसी की है। कितनी, 90 to 95। दोनों ऑप्शन हो तो अपर लिमिट 95 को सिलेक्ट करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी, ये ध्यान रखना। यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है, या यूँ कहें कि इरिगेशन एफिशिएंसी, क्योंकि उसमें ही जल्दी आपने कितना डिलीवर आपके फील्ड में खेत जो है जल को डिलीवर किया। मैं अगर ये कहूँ कि आपने WF यानी कि वाटर डिलीवर इन फील्ड, और WS आपने सोर्स ऑफ वाटर से कितना जल दिया। बाय दिए देखिएगा, फील्ड में हम कहें कि आपने 100 लीटर जल दिया है और यहाँ से आपने सोर्स से कितना निकाला, 200 आपने जिसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हुआ इसका, 50%। तो आपकी क्या है, एफिशिएंसी 50%। ऐसा ही है, आपने ड्रिप में पानी कितना दिया है और उसका यूटिलाइजेशन कितना हो गया, तो इसका 95% तक वाटर यूज एफिशिएंसी इसमें देखने को मिलती है। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, सर्वाधिक कैल्शियम किस खाद में पाया जाता है। हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर, कुकुट, मानव मल, गाय या केंचुआ। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि खाद को हम 2 भागों में बांट देते हैं खाद को, ठीक है। किसमें, एक सांद्रित में बांट देते हैं और एक सांद्रित में, यानी कि एक तो आपके पास बल्क है और दूसरा आपके पास क्या है, कंसंट्रेट है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां देखिएगा केंचुआ, तो केंचुआ आपका किस में चला जाएगा, बल्क में, तो ऑर्गेनिक मैटर खूब है इसमें। गाय, ये भी क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर में चला, ऑर्गेनिक मैटर खूब है। ह्यूमन और कुकुट। अब पूछा है कैल्शियम, तो कैल्शियम किसमें, मुर्गी की खाद में आपको कैल्शियम क्या दिखेगी, आपको दिखेगी, ये ध्यान रखना। पोल्ट्री में, ये ध्यान रखना आपको।
हाँ देखिएगा, विशिष्ट सूचना, आप सभी को पता है कि उत्कर्ष दीपावली महाधमाका ऑफर जो है आपका 10 नवंबर से लेकर के आपके 15 नवंबर तक चल रहा है। तो ध्यान रखना, उत्कर्ष के इस समय सभी भी जो आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन पर अप टू 90% तक का ऑफ है। फ्री टेस्ट सीरीज, विशेष चीज, आपने पढ़ा कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पढ़े हुए को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका टेस्ट सीरीज, तो आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साथ में क्या होगा, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो याद रखिएगा, तिथि कितनी है, 10 से लेकर के 15 नवंबर। तो ये आप मौका जो आपके पास है, उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी तैयारियों को इस ऑफर के साथ और उत्कृष्ट तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कृषि विपणन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस 2012, 13, 15 में आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पर आपके क्या है, 2014 इसका राइट आंसर। देखिएगा, कृषि विपणन से संबंधित एक और स्कीम है, उसे कहा जाता है आपका ई-नाम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए ऑल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑल डिजिटल आपके क्या है, पैन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से कोई भी बिजनेस या कोई भी फार्मर अपने क्रॉप्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, बाय कर सकता है बैठे बैठे घर से। ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा, लेकिन ये क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम है, ध्यान रखना आपको। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सूटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिएगा, मौसम और जलवायु जब आपने पढ़ा होगा तो आपको वहां पर एक बताया गया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एट ए टाइम एनवायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है। ध्यान रखना, किसी निश्चित समय में आपके वायुमंडल में कितनी आर्द्रता उपस्थित है और आपके उसकी वायुमंडल की आर्द्रता को और अधिशोषित करने की क्षमता कितनी है, उसे क्या कह देते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है जिसने 2 रोटी, यानी कि एट ए टाइम जिसको कह सकते हैं 2 रोटी खा रखी है और 2 की भूख और है, तो ऐसा ही किसी भी पर्टिकुलर समय में वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है और वो और आर्द्रता को कितना अवशोषित कर सकता है, वह उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। ये ध्यान रखना। तो अब ये क्रॉप्स में पूछ रहा है, क्रॉप्स में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, क्रॉप्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कितनी, तो मोटे मोटे रूप से देखा जाए 30 से 40, 40 से 60, 40 से 50, 50 से 60। तो 40 से लेकर के 50 हमारी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है क्रॉप्स की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, तो ध्यान रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि आपकी पता है वायुमंडलीय आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट आर्द्रता, आपके स्पेसिफिक विशिष्ट आर्द्रता, और आपके एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में काम में आती है, मौसमी भविष्यवाणियों में, ठीक है। किस में काम में आती है, मौसमी भविष्यवाणी में। तो यहां पर क्या है, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा, चारा फसलों की सभी शाखाओं को काटने के किस रूप में काटा जाता है। ये कह रहा है कि चारा फसलों की सभी शाखाओं को काटने के लिए किस रूप में काटा जाए। काटने के लिए कहने का मतलब, जो हमारे जो ग्रीन क्रॉप्स है, जो आपके फोडर क्रॉप्स हम कहते हैं जिन्हें, इन फोडर क्रॉप्स की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है, वो कौन सा है, जैसे ट्रेनिंग, प्रूनिंग, लूपिंग, क्या कहा जाता है। जैसे आपने बरसिम को काटा, रिजके को काटा, तो देखिएगा, इन विच फॉर्म ऑफ कटिंग ऑल ब्रांचेज ऑफ फोडर क्रॉप इज कट, लूपिंग, प्रूनिंग, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में तो इसे दिया जाता है आकार। प्रूनिंग में क्या होता है, प्रूनिंग में इसकी रोगग्रस्त शाखाएं या अनावश्यक शाखाएं या उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट आपके शाखाओं को हटाना क्या कहलाती है, प्रूनिंग, ठीक है। तो आपके इसमें प्रूनिंग में आप करते, जैसे रोगग्रस्त शाखाओं को हटा दिया आपने, ठीक है, रोगग्रस्त शाखाओं को हटा दिया। यहां पर क्या हो गया, लूपिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। ये ध्यान रखना। तो ए इसका क्या है, सही आंसर है, लूपिंग, ठीक है। अगला देखिएगा,
पौधों के प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व सक्रिय और उत्प्रेरक भूमिका निभाता है? विच न्यूट्रिएंट प्लेज ए एक्टिविस्ट एंड कैटालिस्ट रोल इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट? बताना है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व सक्रिय और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है? एल्यूमिनियम, जिंक, निकिल और मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व सक्रिय और उत्प्रेरक कैटालिस्ट की आपकी प्रक्रिया को क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस में एल्यूमिनियम का तो कोई रोल ही नहीं है, जिंक आपको नहीं दिखेगा, निकिल नहीं दिखेगा, कौन सा? मैग्नीशियम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपके क्या होता है? एल्यूमिनियम की वजह से क्लोरोफिल होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज के रूप में। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किसके साथ है? तो दूध के साथ इसका संबंध, तो ठीक है, दूध के साथ, मिल्क, ठीक है। देखिएगा, ब्राउन रिवॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं, आपको बताना है कि ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है। तो जैसे चमड़ा उद्योग है, कोको इंडस्ट्री है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ आपका क्या है, इसका रिलेशन है। एक ग्रे होता है, ग्रे का फर्टिलाइजर से होता है। देखिएगा, पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन, तो किससे? तिलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के, ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सिल्वर का आपके मुर्गी पालन से है, पोल्ट्री से है, ये ध्यान रखना। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। तो यहाँ पर क्या है? 2। ब्राउन रिवॉल्यूशन का किसके साथ है? 1। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति का किसके साथ है? 4। रजत क्रांति, तो क्या है इसका राइट आंसर आपका? डी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्रांतियां हैं, आपको हमेशा पूछी जाती है। एक क्रांति जो चर्चा में रहती है उसका जरूर ध्यान रखना, आपके बैंगनी क्रांति, ठीक है। ये बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये लेवेंडर के पुष्प के साथ संबंधित है, ठीक है, लेवेंडर के पुष्प के साथ। अगला सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना व्हेन वाज द इंडियन मीटीरियोलॉजी एस्टेब्लिश? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? आपको ये बताना है। 1865, 75, 1900, 1905। 1905 में तो आपकी पूसा बिहार में आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं 5th प्रयोगशाला एग्रीकल्चर रिसर्च जो कह सकते हैं स्टेशन, यानी कि IARI की स्थापना उस समय आपके तात्कालिक, उस समय के कंडीशंस में आपकी हुई थी 1905 में। 1936 में दिल्ली आ गई थी, और आपको पता है इसका नाम 1947 में इंपीरियल की जगह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। और 1875 में इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ होती है? इसकी स्थापना आपके कोलकाता के वेस्ट बंगाल में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कोलकाता के वेस्ट बंगाल में होती है। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी इसका क्या है? सही आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। अब आर्गन आ गया, इसका मतलब ये किस में बात कर रहा होगा? यानी कि वायुमंडल में गैसों का घनत्व है, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि वायुमंडल में गैसों का घनत्व है, गैसेज की क्या डेंसिटी है वायुमंडल में, एनवायरमेंट में। तो देखिएगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपके क्या होती है? ज्यादा। तो आपके नाइट्रोजन वायुमंडल में कम पाई जाती है और जमीन में ज्यादा, मृदा में 78.08। O2 की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा, क्योंकि हम वायुमंडल में रहते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है? तो आपको ये पता होगा 20.95, यानी मोटी मोटी 21%। CO2 की मात्रा 0.03%। और आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके कम पाई जाती है, कितनी? 10 गुना कम पाई जाती है मृदा से। तो मृदा में वायुमंडल की तुलना में CO2 की मात्रा 10% ज्यादा। देखिएगा, मृदा में जो CO2 होती है वो तो होती है 0.3% आपके, जबकि आपके वायुमंडल में कितनी होती है? तो वायुमंडल में अगर आप देखेंगे
तो वायुमंडल में 0.03%। और आर्गन आपको जिसको कह सकते हैं 0.93। तो ए में देखो 4, बी आपके फिर देखो ए में 4, बी में 3, सी में 2, अगला देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। लिस्ट 1 में कुछ संस्थान है, लिस्ट 2 में उनके आपके क्या हेडक्वार्टर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये ध्यान रखना आपको। तो IISR कहाँ है, तो ये आपके लखनऊ में दिखेगी, ये ध्यान रखना आपको। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR ये कहाँ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज, तो ये कालीकट केरल में दिखेगी। और केंद्रीय आलू अनुसंधान कुफरी शिमला में दिखेगी, कुफरी शिमला, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कानपुर कहाँ है, ये रहा आपके इसमें। आपके लखनऊ कहाँ है, ये रहा। 2 और 1, पहले में देखो 2 1, तो इसका मतलब ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर कुफरी और ये, ठीक है। तो आपका क्रॉस आपके इसको कह सकते हैं, इसके आंसर आपको दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए आपका राइट है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। भारत की औसत वार्षिक वर्षा देखिएगा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की अगर आप बात करते हैं तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो मोटे मोटे रूप में 575 mm, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राजस्थान के बाद में अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा भारत की, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1180 से लेकर के आपके मोटा मोटा 1200 mm के बीच में होती है। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में कितनी होगी, आपके 1000 mm के आसपास। देखो ये तो राजस्थान की आ गई, ये विश्व की आ गई, और यहाँ पर क्या दे दिया 1190, तो ये हमारे भारत की आ गई, ध्यान रखना, सी राइट आंसर है। देखिएगा निम्नलिखित में से अधिकतम तापमापी में भरा होता है। द मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग इज द फील्ड द मैक्सिमम थर्मोमीटर। देखिएगा मैक्सिमम थर्मोमीटर में क्या भरा होता है जिसकी वजह से वो कार्य करता है। देखिएगा अगर हम बात करें मौसम वेधशाला की, वेदर ऑब्जर्वेटरी की जब बात करते तो वेदर ऑब्जर्वेटरी में एक स्टीवेंसन स्क्रीन नामक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें 4 प्रकार के टेम्परेचर आपके जो थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, ये 4 आपके होते हैं। तो देखिएगा मैक्सिमम में आपके भरा जाता है पारा, मिनिमम में एल्कोहल, ड्राई और वेट में पारा भरा जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा अधिकतम में, तो अधिकतम में तो भरा जाएगा पारा। अब यहाँ पर अधिकतम तापमापी पर जो अंकन होता है वो क्या है, डिजिट का अंकन क्या अधिकतम है, तो देखिएगा -35 से लेकर के आपके प्लस के 55 डिग्री सेल्सियस पे आपकी क्या होती है, अधिकतम तापमापी पर अंकन होता है। अधिकतम तापमापी के माध्यम से दिन का अधिकतम तापमान कितने बजे मापा जाता है, तो वैसे तो 2 बजे मापा जाता है, लेकिन 2 बजे की जगह आपको ये ध्यान होगा कितना कर सकते हैं, 2 से 4 बजे भी हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला सवाल, लिस्ट 1 में कुछ आपके एग्रो क्लाइमेट जोन्स है ACZ। सेकंड है यानी कि आपके राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट्स की जोन बात कर रहा है, तो देखिएगा जोगबी, यहां पर क्या आ जाता है, जूपा। थर्ड ए में क्या होता है, जूपा ए का मतलब अजमेर। फोर्थ ए में देखिएगा, फोर्थ ए और फिर बी और फिर आपके फिफ्थ, तो देखिए डूंगर बांसवाड़ा से पहले कौन सा आता है, फोर्थ ए में चित्तौड़ वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ बी में कौन सा आता है, तो आपके जोगबी, जूपा, अदोची, बाको, तो बा। अब झुंझुनू देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा झुंझुनू, झुंझुनू आपके इसमें दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो इसका तो राइट आंसर 3। अजमेर देखो कहाँ है, अजमेर, दौसा, जयपुर, टोंक, दूदू वगैरह ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर ए।
फोर्थ ए में चित्तौड़, देखो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, पूर्वी सिरोही का कुछ भाग, तो ये भी आपका सही। फोर्थ बी में आपके देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखो झुंझुनू 3 में, देखो ए में 3, तो ये तो चलो भाई मिल गया हमारा राइट आंसर पहले में। बी में 1, ठीक है, तो ए। ये देखो आपके एग्रो क्लाइमेट का क्वेश्चन हमेशा जिसको कह सकते हैं पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व खाद्य दिवस और विश्व मृदा दिवस। देखिएगा विश्व जल दिवस, पहले पेड़ लगाओगे तब जलाएंगे। 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो यहाँ पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, यानी कि 4 नंबर। विश्व पृथ्वी दिवस 1 महीने बाद, देखो अप्रैल वाले महीने में कोई है क्या, तो ये रहा 1 महीने बाद अप्रैल में, ये ध्यान रखना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये रहा 16 अक्टूबर, बच गया आपके, ये रहा, ये ध्यान रखें। तो 4 3 2 1 क्या है, 4 3 2 1, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो बी क्या है इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया गया। अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा दाल आपके अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल आपके जिसको कह सकते हैं आपके मनाई गई, जिसको कह सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं जिसको, तो यहाँ पर देखिएगा फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, तो चावल वर्ष अगर आप देखेंगे तो चावल वर्ष आपको कहाँ दिखाई देगा, 2004 में, ठीक है। और फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कितना, 2007 में। तो यहाँ देखो ए में 4, बी में कितना है 3, फिर 2 और फिर 1, तो 4 3 2 1, तो यहाँ पर क्या है, ए इसके राइट आंसर है, ध्यान रखना। यानी कि लगभग इन क्वेश्चंस में सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। निम्नलिखित में से जल उपयोग दक्षता क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी। देखिएगा वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो जल उपयोग दक्षता से तात्पर्य होता है कि प्रति इकाई उत्पादन के लिए कितना इवोपोरेशन ट्रांसपायरेशन में जल का यूज किया गया। इसे इंडिकेट करते हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ET, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो WR तो आगा आपके ऊपर होगा ही नहीं, वाई आएगा, तो आपके ये 2 बच गए, तो यहाँ पर आपके ये वाई बटे में 80। इस वाटर यूज एफिशिएंसी को कई बार 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं कि भाई जिसको कह सकते हैं क्रॉप, और एक बांटते हैं कि साहब फील्ड। अब देखो क्रॉप का संबंध तो सीधा सीधा उसके उत्पादन के साथ देखा जाता है, तो आपके वाई बटे में 80, यानी कि यील्ड डिवाइड बाई वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल के लिए कितनी मात्रा इस्तेमाल हुई, उसे कहते हैं आपके इवोपोट्रांसपायरेशन, ये ध्यान रखना। जल उपयोग दक्षता को मापा किस में जाता है, तो जल उपयोग दक्षता को केजी हेक्टेयर MM में या केजी हेक्टेयर सेंटीमीटर में मापा जाता है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी है, रागी की, रागी के बाद में हमारी किसकी है, गेहूं की, और सबसे कम धान की, ये ध्यान रखना, सबसे कम। अगला, निम्नलिखित में से पौधों को आसानी से उपलब्ध होने वाला जल, पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, तो बेसिकली जल 3 प्रकार के, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी और आपके कैपिलरी और ग्रेविटेशनल वाटर, जिसे कैसे जल आपके गुरुत्वीय जल कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है ज्यादा फोर्स पर धारित होने के कारण प्लांट इसे अपटेक नहीं कर पाते, प्लांट इसे ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इसके बाद में तो आपका आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वह जल है जो पौधों को आपके आसानी से उपलब्ध होता है। कैपिलरी वाटर को भी इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से 2 भागों में बांट देते हैं। एक वह जो कि आपके 1/3 से लेकर के 15 ATM तक देखने को मिलता है, ये ध्यान, जिसे टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट भी आपके बीच में शामिल होती है, यानी कि क्षेत्र क्षमता और स्थायी मुरझान बिंदु के मध्य की बात। दूसरा होता है स्थायी मुरझान बिंदु और आपके 31 ATM तक, ये ध्यान रखना आपको। तो आर्द्रताग्राही जल में तो आपके जल मिलेगा ही नहीं, कौन से में मिलेगा,
कैपिलरी वाटर। इसे क्या कहते हैं कि यह आपके पौधों को प्राप्त होता है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया। एक जो बांटा गया वो तो आपके किस में बांटा गया, जो आपके केशिका जल में, पहला और दूसरा अप्राप्य जल, ठीक है। प्राप्य जल 1/3 से लेकर के 15 और 15 से लेकर के 31, तो 20 का क्या है, राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से पशु चलित सिंचाई का साधन नहीं है। पशु चलित साधन नहीं है सिंचाई का, ये ध्यान रखना आपको। एक होता है सिंचाई के सोर्स, तो सिंचाई का सोर्स का मतलब होता है वह स्थान जहां पर पानी इकट्ठा होता है, वह तो सोर्स होता है। साधन क्या होगा, सिंचाई के सोर्स से जल को बाहर निकालना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है, देखो ढेकली, ढेकली में क्या पशु का काम नहीं होता, मानव आपका इसका क्या करता है, यूज करता है। रहट आपके जिसको कह सकते हैं, रहट एक सिंचाई का प्राचीनतम आपके साधनों में शामिल है, जिसमें यहाँ पर कुआं होता है और यहाँ पर आपके बेल चारों तरफ घूमता रहता है। एक सापट इसके माध्यम से यहाँ पर लगी हुई चक्री के साथ कनेक्ट होती है। लोहे की आपके मिट्टी की चक्री पर आपके उसकी लकड़ी की चक्री पर क्या होती है, छोटी छोटी बाल्टियां घूमी हुई रहती है, लगाई हुई रहती है, उसे कहते हैं रहट। ये ध्यान, रहट में क्या होता है, पशु चारों तरफ चलता है, ध्यान रखना। चड़स सिंचाई का प्राचीनतम साधन है। चड़स चमड़े का बना होता बैग है। तो ये दोनों के दोनों पशु के द्वारा खींचे जाते हैं, लेकिन ढेकली मानव द्वारा चलित है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, वर्तमान में बीटी कपास प्रचलित है। विच बीटी कॉटन इज करेंटली इन वोग्यू, BG1, क्राइवनेसी, BG2। तो अब वर्तमान में क्राइवनेसी और क्राई2 AB आपका, क्राइवनेसी और क्राइवन आपके जो AB जो दो आपके जो जीन चल रहे हैं, एक तो 1AC चल रहा है और एक आपका AB। बोलगार्ड में आपके AC था, अब आजकल बोलगार्ड सेकंड चल रही है, ध्यान रखना। BG सेकंड का मतलब क्या है, बोलगार्ड सेकंड। धीरे धीरे आपके इसमें भी क्या आने लग गई, रेसिस्टेंस पावर आने लग गई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, C। अगला सवाल, मृदा संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। द अमाउंट ऑफ मिनरल सब्सटेंसेज फाउंड इन सोइल ऑर्गेनाइजेशन 5, 25, 45 और 50। 50% तो क्या होता है, ठोस होता है। 50% क्या होता है, रंध्रा अवकाश होता है, ध्यान रखना, ठीक है, रंध्रा अवकाश होता है। 45% में क्या होती है आपके, खनिज। 25% में क्या है, जल होता है। 25% में ही वायु होती है। 5% में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, मृदा संगठन में खनिज की मात्रा पूछी है तो ये रहा खनिज आपका क्या है, C इसका राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ मिनरल सब्सटेंसेज फाउंड इन सोइल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कितना, तो C, ये ध्यान रखना, कितना, C। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची 1 और सूची 2। एक है प्राथमिक खनिज, तो प्राथमिक खनिजों में देखिएगा फेल्डस्पार दे रखा है आपके पास, तो फेल्डस्पार आपके क्या है, प्राथमिक खनिज में आ जाएगा, ठीक है। तो ए में देखो 3 कहीं पर है क्या, ए में 3, तो या तो C या D। फिर है आपके पास आवश्यक खनिज, फिर है ऑक्सिलरी और एक है द्वितीय खनिज, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। द्वितीय खनिज में अगर आप देखेंगे तो द्वितीय खनिज में आपको क्या दिखाई देगा, क्ले। अब जो प्राथमिक खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक खनिज में आते हैं। तो फेल्डस्पार ये आपके क्या है, यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। और सहायक खनिज में कौन सा बच गया, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एक में अगर आप 2 भी मैच कर दोगे तो ठीक, अगर कहीं मिल जाए ए में 2, तो ए में 2 मिल जाता तो 2 भी सही था, लेकिन यहाँ पर ए में 3 है। बी में सेकेंडरी में क्ले आ गया आपका, तो राइट आंसर हमारा क्या है, C। तो ये विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से स्लेट किस प्रकार की, सेल स्लेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स, आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें होती हैं और इन्हें जन्मदात्री चट्टान भी कह देते हैं। सेडिमेंट्री आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है, उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक या रूपांतरित, तो आग्नेय और सेडिमेंट्री के उससे बनती है, उन्हें कहते हैं आपके मेटामॉर्फिक या आपके ट्रांसफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है,
सी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से परतदार चट्टान का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। निम्नलिखित में से परतदार चट्टान का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट और संगमरमर। तो ग्रेनाइट किस में आती है, आग्नेय में। बेसाल्ट किस में आती है, आग्नेय में। संगमरमर किस में आती है, आपके रूपांतरित में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डोलोमाइट इसका क्या है, राइट आंसर, ये ध्यान रखना, सी। ठीक है, क्या है, डोलोमाइट राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला, बिना स्तर की मृदा को क्या कहा जाता है। सोइल विदाउट लेवल इज कॉल्ड। बिना स्तर की मृदा को क्या कहा जाता है, रिगोसोल्स, रिगोलित, शोलम या उपरोक्त सभी। तो बताइएगा, जो विदाउट आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं, जिसका होरिजन आपको नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। होरिजन जिसमें नहीं होता है वह आपके किस प्रकार की सोइल में शामिल होती है, ये ध्यान रखना। सोलम होती है, रिगोलित होती है या रिगोसोल्स होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। सोलम, तो सोलम किसको कहते हैं, ए और बी होराइजन को मिलाकर के कह देते हैं, या तो ए और बी हो या ए, ई और बी हो। रिगोलित जिसको कहते हैं, ए से लेकर के सी सहस्त्र तक, ए, बी और सी तक लास्ट। रेगोसोल्स का मतलब होता है आपके मिक्स होराइजन, और ये प्राय सोइल में पाए जाने वाले जानवरों के माध्यम से निर्मित होती है, जैसे आपके चूहा, गिलहरी वगैरह से। तो इसका राइट आंसर ए। अगला देखो, ट्रिटिकल क्या है। तो ट्रिटिकल सिकेल सीरियल मानव निर्मित पहला खाद्यान्न है। तो ट्रिटिकल क्या है, ट्रिटिकम एस्टियम बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रेसिका नाइग्रा नहीं है। ब्रेसिका नाइग्रा नहीं है, ब्रेसिका नेप्स और ट्रिटिकम एस्टियम भी नहीं है। ट्रिटिकम एस्टियम और सिकेल सीरियल। तो इसका राइट आंसर आपका ये है, इधर क्रॉस पूछा है। दिवाली महाधमाका ऑफर 10 से लेकर के 15 नवंबर 2023। फिर महत्वना की मौका चूक गए, क्योंकि देखिएगा ऑफर अपना समय समय पर आता है। तो आपके इस समय आपके एकदम परफेक्ट टाइम है। आपके पशु परिचर की भी वैकेंसी नज़दीक है, कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी नज़दीक है, और जेट का भी आपके पास बेस बनने का यही समय है। एएफओ की एग्ज़ाम आपके जनवरी के लास्ट एंड तक होनी ही है। डब्ल्यू आने वाले 2024 में आपकी जिसको कह सकते वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बहुत परफेक्ट टाइम है आपके पास बैच को परचेज करने का। अप टू 9% 90% तक आपके क्या है, कोर्स पर आपके जो कोर्स होगा उस पर छूट है। फ्री टेस्ट सीरीज है, ये ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त है इसमें, और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस बार दिवाली उत्कर्ष वाली। देखिएगा, पशु परिचर कितने का है। तो पशु परिचर आपके 2000 रुपए का कोर्स है आपके ऑनलाइन ऑफर में। आप जयपुर का लाइव कोर्स खरीदे या जोधपुर का लाइव कोर्स खरीदे, दोनों के दोनों ही क्लासरूम टू लाइव है। खास बात देखो, मात्र 2000 रुपए में दोनों जगह का कोई सा भी कोर्स आप ले सकते हो। और एक और कोर्स है पशु परिचर का भी देखेंगे, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2000 रुपए का है। और बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी जिसको कह सकते हैं जेट टारगेट बैच। क्यों, क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना है तो क्लास 11 और 12 के हमारे जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी ये कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके 2000 रुपए की प्राइस है। WRPSC का तो उसके लिए आपके पास 2500 रुपए का। तो ये RPSC W की वैकेंसी भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट भर्ती होगी आने वाले नए साल में। आपके आगे देखिएगा, यह है दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी इस बार सिलेक्शन वाली। तो अब जब तक हम नई साल में मिले तब तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, यहां देखो, पशु परिचर खजाना बैच, यानी यहां पर एक ही कोर्स को 2 जगह से आप परचेज कर सकते हैं। जयपुर का लाइव होगा, जोधपुर का आपको लाइव मिलेगा। एक ही कोर्स को 2 अलग अलग फैकल्टी से आपको पढ़ने का अनुभव मिलेगा यहाँ पर। तो देखिएगा कितनी है ऑफर प्राइस आपके इसकी, 2500 रुपये। IBPS EFO बैंकिंग का कितना है, 2500 रुपये। तो ये आपके कोर्सेज जो हैं आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर 10 से लेकर के 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। तो मौका चूकेगा नहीं।
आज ही जो है इस कोर्स को परचेज करें। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को दीपावली के इस पावन पर्व की आपके जीवन में, आपके घर में, जिसको कहें कि कहीं दूर दूर तक अंधेरे का नाम नहीं हो, हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक दीपक की भांति प्रकाश हो। तो बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों के साथ प्यार, प्रेम और मोहब्बत के साथ इस दीपावली को बड़े प्यार, बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाइएगा। तो सभी को दीपावली की राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।